Good evening. I am Anil Ojha and I am going to teach you history for class 7th, chapter 3rd, the Delhi Sultans, part 1. In chapter 2nd, I have told about the Kaveri Delta and it is the important reason for the kingdom. But did you notice that Delhi is not an important kingdom of any Sultanate before 12th century, because Delhi is not important kingdom. Delhi is the kingdom during the 12th century, and we will discuss about the Delhi. Firstly, in Delhi, Tomar Rajput, they have ruled in Delhi, and they were defeated by the Chauhan of Ajmer. Then Delhi became very famous, and here coins minted. It is called Dehli Wal, means their coins or other things was produced very much. मीन्स दिल्ली में ही सिक्के भी बनाए जाते थे और इसीलिए देहली वाल कहा जाता था. एंड दिल्ली सुल्तान जो है, आफ्टर दैट अजमेर, दिल्ली सल्तनत built many city near the Delhi, and there are 5 dynasty, and one by one we have discussed which type of dynasty are present there. And Delhi, Kuhna, Siri and Jahapana, all the important area had been built by Delhi Sultanate. ये सारे जो important नगर हैं यह दिल्ली सल्तनत ने बसाए थे, स्थापित किए थे. And in the series of Delhi Sultanate, there are 5 dynasty we can count it. Firstly, early Turkish. In early Turkish, Kutubuddin Aibak, Iltutmish, Razia Sultan and Balban. They are more, you can say they are very most important king for the early Turkish ruler. And except of those king, there were more other kings are present. मीन्स 4 राजाओं के अलावा भी बहुत से राजा रहे हैं यहाँ, लेकिन ये 4 प्रमुख राजा रहे हैं. आफ्टर दैट खिलजी डायनेस्टी, and in Khilji dynasty there are brave and famous king Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji were present. And after that Tughlaq dynasty, and Tughlaq dynasty, Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of the Tughlaq dynasty. Then Muhammad bin Tughlaq also he was the second king of Tughlaq dynasty. आफ्टर दैट फिरोज शाह तुगलक. ये जो 3 राजा रहे हैं ये फेमस रहे हैं इन तुगलक डायनेस्टी. आफ्टर दैट सैयद डायनेस्टी, खिज्र खां वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी. आफ्टर दैट लोदी डायनेस्टी एंड बहलोल लोदी, ही वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी. ऑल द 5 डायनेस्टी they were called in mix with Delhi Sultanate. And also every dynasty done something for the Delhi, and we will discuss one by one about the firstly the ruler of the Delhi. And before Delhi Sultanate, I have told about the Rajput dynasty was present for the Delhi. अब इसे हम एक बार संक्षेप में इस तरह से समझ लें कि जो दिल्ली पे रूलर रहे हैं वो 12वीं सदी से बाद में ही दिल्ली इम्पोर्टेंट रहा है. मिड टर्म ऑफ 12th सेंचुरी, और राजपूत डायनेस्टी में तोमर और चौहान राजवंश रहे हैं, और इसके बाद से ये दिल्ली इम्पोर्टेंट होना शुरू हो गया था. फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत. अब इसमें हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी कैसे होती है. हाउ डू वी नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत. देयर आर मोर इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, आर्किटेक्चर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. यहाँ पे बहुत से सिक्के मिले हैं जिससे हमें जानकारी होती है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन लोग रहे हैं.
and there were most famous writer at that time, and they wrote in पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में उन्होंने अपने लेख लिखे हैं। उससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी हुई है। ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तारीख रिटेन मीन्स तारीख, जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसे तारीख कहा गया है, तारीख्स या तवारीख्स, इस तरह की चर्चा होती है। और इनकी जो लैंग्वेज थी पर्शियन थी, एंड एवरी तारीख और तारीख हैड बीन रिटेन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अंतर्गत लिखा गया है। एंड देयर रिटेन मटेरियल्स डिड नॉट went out of the society, means every inscription had been put the sacred, सारी चीज़ों को सेक्रेट रखा जाता था। अच्छा, ये लिखे किस तरह से जाते थे, इन लोगों का तरीका क्या था? तो इसमें कुछ लोग थे जैसे कि एक और इसमें लिखे हैं ये फ़कीरू मुदद्दिर, इन्होंने किंग के बारे में चर्चा की है कि किंग किस तरह से डिपेंड हुआ करते थे। जैसे किंग थे, किंग सोल्जर पे डिपेंड रहते थे, और जब जिसके सोल्जर बहुत शक्तिशाली हो, लॉट ऑफ सोल्जर, द किंग हु हैड पुट दे वेर आल्सो फेमस। और किंग जब सोल्जर पे निर्भर करते थे तो सोल्जर क्यों रहेंगे? तो सोल्जर डिपेंड ऑन सैलरी, सोल्जरों को सैलरी मिलती थी तो सैलरी के चलते रहते थे। तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो सैलरी वेयर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू से उनकी सैलरी दी जाती थी। और रेवेन्यू कहाँ से होता था? तो पीजेंट से कलेक्ट किया जाता था। मीन्स एवरी वी कैन से एवरी पर्सन्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर और वन अनदर। जैसे राजा, तो अब राजा का क्या वर्क होता था? राजा ऑल्सो वांटेड टू सेटिस्फाइड द पीजेंट, और किसानों को संतुष्ट रखना चाहते थे, ताकि जब किसान संतुष्ट रहेंगे तो रेवेन्यू देंगे, और उनके जो ज़मीन हो या उसका जो टैक्स हो इस तरह से हो कि वो दे वुड नॉट बी रेबल अगेंस्ट द किंग, ताकि वो उनके खिलाफ विद्रोह न कर सके। और जब ये पीजेंट संतुष्ट रहेंगे, श्योरली दे वुड गिव एन रेवेन्यू, and from the revenue salary would be distributed, then soldier would be satisfied for the kings। नेक्स्ट देखा जाए तो द अथर ऑफ द तवारीख्स, जो तवारीख के राइटर थे, जिसे तवारीख कहा जा रहा है, जो फारसी या पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो वो अक्सर लिव्ड इन दिल्ली, दे सेल्डम लिव्ड इन आउटसाइड ऑफ दिल्ली। बहुत कम, जो ना के बराबर जो दिल्ली के बाहर रहते थे, वो एकदम इम्पोर्टेंट शहर दिल्ली के नहीं रहना पसंद करते थे, या दिल्ली में उनको रखा जाता था, या दिल्ली में वो रहते थे। इन द होप ऑफ रीच अवार्ड, अब वो लिखते थे अच्छा से अच्छा। वाई डिड दे राइट? बिकॉज दे वुड हैव ए इमेजिनेशन टू टेक द गुड रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग, ताकि राजा उनको लिखने के लिए इतना राजा के बारे में अच्छा लिख सकें, और राजा से सही जानकारी राजा के को दे सकें, एंड राजा की निगाह में रिलेबल होना चाहिए। तो इस चीज़ की ये किया करते थे। एंड नेक्स्ट द आइडिया उनकी क्या थी? बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्ट्रिक्शन। बर्थ राइट मीन्स विशेष प्रिविलेज मिला करता था जो राजा के जैसे राजकुमार हों, या उनके जो इर्द गिर्द एरिस्टोक्रेट हों। एरिस्टोक्रेट क्या होता है? एरिस्टोक्रेट मीन्स राजा के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग, धनी लोग, तो उनको जो विशेषाधिकार मिलता था उसकी चर्चा करते थे, या उनके बारे में ये लोग लिखा करते थे। जेंडर डिस्टिंक्शन भी था। जेंडर डिस्टिंक्शन का अर्थ ये हुआ कि वो लोग मेल को प्राथमिकता देते थे फीमेल की तुलना में। कहा जाता था कि भाई मेल जो है वो निश्चित ही फीमेल उनके अंतर्गत रहती हैं, अतः जेंडर डिस्टिंक्शन दे हैड रिटन इन देयर इंस्क्रिप्शंस। अब मिनहाज इसराज जो थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है रजिया सुल्तान के बारे में। बोला है कि रजिया सुल्तान द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश, एंड सी हैड 4 brothers, बट इल्तुतमिश कंसिडर्ड रजिया वाज ए बेस्ट देन ऑल ऑफ हिज डिसेंडेंट। जो जितनी भी उसकी संतान है उनमें सबसे ज़्यादा
रजिया योग्य है और उन्होंने उसको अपना सक्सेसर घोषित कर दिया इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को। लेकिन रजिया सुल्तान को पब्लिक नहीं मानती थी या समाज नहीं मानता था, क्योंकि एक सोशल ऑर्डर हुआ करता था। इसमें ये लिखा गया है मिनहाज इस सिराज के द्वारा कि उसमें इस तरह का सोशल ऑर्डर था कि समाज में जो है महिलाओं को महिलाएं जो होती हैं दे आर इन्फीरियर टू मेल, पुरुषों से वो कमज़ोर होती हैं, अतः उनको कैसे राजगद्दी दिया जाए उसके लिए उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। एंड आफ्टर दैट सी वुड टेक throne in 1236 and for the period of 4 years she had been killed by the conspiracy। 4 साल वो किसी तरीके से राज्य कर पाई 1236 से लेकर 1240 तक और उनकी हत्या कर दी गई। तो कहने का मतलब इस तरह की बात कहता था कि क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी और फीमेल को डिस्करेज किया जाता था। ये बात मिनहाज इस राज ने लिखा है। फिर रुद्रदामिनी जो रुद्रमा देवी जो है ये एक शासिका रही है कहाँ की, तो काकतीय डायनेस्टी जो आंध्र प्रदेश में है। तो इन्होंने जब ये शासिका रही है तो सी हैड पुट हर नेम इन द सेंस ऑफ मेल, इन्होंने मेल नाम अपना रखा था ताकि मेल नाम रखेंगी। इसी रजिया सुल्तान के क्रम में दिखाया जा रहा है मिनहाज के द्वारा कि किस तरह से मेल को प्रियॉरिटी दी जाती थी। तो इन्होंने जो रुद्रमा देवी जी थी उन्होंने मेल का नाम रखकर अपने को एडजस्ट किया था। एक और नाम आता है दिद्दा इन कश्मीर। दिद्दा मीन्स इट इज कम फ्रॉम दीदी मीन्स एल्डर सिस्टर, इट इज अ रेस्पेक्टेड वर्ड। तो जो दीदी है, दीदी से तो फीमेल सेंस हो रहा है, लेकिन दीदी को नाम चेंज करके ये जो कश्मीर की रानी है इन्होंने अपना नाम दीदा रखा। दीदा का मतलब कि हम मेल हैं। देन शी was able to take the throne during the period of Kashmir in 12th century। तो ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी था इसकी चर्चा मिनहाज के द्वारा की गई है। अब फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर, इसमें पढ़ लिया जाए गैरिजन टाउन। गैरिसन का मतलब होता है फोर्टिफाइड एरिया, जिसे किलाबंदी कर दी जाए। और किलाबंदी राजा जहाँ रहता था, जैसे दिल्ली की किलाबंदी की गई थी, उसको गैरिजन एरिया कहते हैं। एंड टू द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में किस तरह उसको फोर्टिफाइड किया गया था या उसका एक्सपेंशन क्या था, कहाँ तक था, वी शुड नो अबाउट द थिंग्स। फर्स्टली वन वर्ड हिंटरलैंड। व्हाट इज द हिंटरलैंड? हिंटरलैंड का अर्थ ये हुआ कि जो राजा सपोज जो राजा था, अगर उसके इस ये यहाँ तक उसका कब्जा है और ये जो दिल्ली है तो इस दिल्ली पे कब्जा किया है, तो जो इर्द गिर्द का जो ये फोर्टिफाइड हो गया। इट इज द एरिया एंड दिस एरिया हिंटरलैंड, तो जो उसके किनारे वाला एरिया हिंटरलैंड है। तो हिंटरलैंड पे क्या होता था, तो यहाँ तक तो कंट्रोल कर लेता था राजा, जिसके चारों तरफ अपने सोल्जर रखता था, और लेकिन जो इर्द गिर्द के एरिया थे वहाँ पर भी कंट्रोल उसको बड़ी मुश्किल से होता था। तो यहाँ पे क्या होता था, फिर ट्रेड वगैरह होता था या सामान की सप्लाई होती थी, इस तरह की बात होती थी हिंटरलैंड एरिया में। और जो फोर्टिफाइड है उसे हम गैरिसन टाउन बोलेंगे। तो फोर्टिफाइड को ही गैरिसन टाउन और ये हिंटरलैंड हो गया। एंड नेक्स्ट टर्म इंटरनल फ्रंटियर एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या है और इंटरनल फ्रंटियर क्या है? तो एक्सटर्नल फ्रंटियर में अंतर्गत जो राजा रह रहा है और जो उसके पास तक का ये एरिया आ रहा है, तो ये इंटरनल हो गया है। और एक्सटर्नल में सुदूर तक, दूर तक, तो जैसे जो उसके कंट्रोल से बाहर है उसमें राजा किस तरह से पेश आता था। तो इंटरनल में तो वो कंट्रोल कर लेता था। जो अर्ली द सल्तनत ऑफ द दिल्ली, they controlled all the area of the internal, but they wanted to expand their area of the Delhi, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। तो उसमें स्थिति क्या हुई? तो उसमें स्थिति ये हुई
कि वो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जैसे कि बंगाल और सिंध पे आक्रमण करना हो, देन दे वुड टेक द एक्सपेंशन ऑफ देयर, एंड आफ्टर दैट दे वुड एक्सपेंशन एंड दे वांटेड टू गो देयर। और उनके बाद वो जो एक्सपेंशन हो रहा था उसमें मंगोल उनके लिए बहुत ही बाधा बने हुए थे, और मंगोल जो बाधा बने थे, मंगोल उन पे आक्रमण करते जा रहे थे, और मंगोल के आक्रमण के चलते ये मंगोल का जो पहला आक्रमण जो हुआ था वो बलबन के समय में हुआ था। आफ्टर दैट अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। इन लोगों ने सफलतापूर्वक कोशिश की रोकने का, लेकिन उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद बलबन के आक्रमण हुए उसमें ये दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द अटैक ऑफ द मंगोल। तो ये जो सुदूर क्षेत्र थे इसको एक्सपेंशन करने में इनको दिक्कत हो रही थी, और इसी कड़ी में हम एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी मीन्स जो ये तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके समय में छोटे छोटे राज्यों में विद्रोह होना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि बहुत बड़े विस्तार तक इनका साउथ तक हो गया था, तो ये कंट्रोल से बाहर थे। तो जो छोटे छोटे राज्य थे वो क्या कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस कर रहे थे, रेबल कर रहे थे, और उनके अगेंस्ट ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे, और इनका विस्तार अब वहाँ तक नहीं हो पाया था। मीन्स अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद छोटे छोटे विद्रोह शुरू हुए, और ये करते करते यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम में जो बहलोल लोदी आए हैं और सैयद लोदी आफ्टर दैट बहलोल लोदी, तब इनसे कंट्रोल के बाहर होता चला गया। एंड आफ्टर दिस part 1 I will prepare the video for part 2 and I will tell you about the masjid, and you should care and read your books, and if you feel any problems or any questions, give comment in my video, then I will satisfy you. Thank you.